सुबह का समय है। सड़क किनारे बना ढाबा ग्राहकों से गुलजार है। कुछ लोग खाना खा रहे हैं तो कुछ चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बातें कर रहे हैं। ढाबे पर अच्छी कमाई और रौनक देखकर दोनों भाई बेहद खुश हैं। भैया, आज हमारे ढाबे को देखकर सच में दिल खुश हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी मेहनत एक दिन इतना रंग लाएगी। सच कह रहा है सोमेश। ये सब सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है। हमने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है, तभी आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर खुशी खुशी ढाबे के काम में लग जाते हैं। उधर घर के आंगन में मंडी से घर पर ताजी सब्जियां आई हुई हैं। आंगन में रामाकांत की पत्नी श्यामा और सोमेश की पत्नी सरिता बैठकर सब्जियों को छांट रही हैं। सरिता अच्छी सब्जियों को अलग कर रही है। दीदी, आज तो रामाकांत भैया और सोमेश के ढाबे पर खूब भीड़ है। लगता है आज अच्छी कमाई होगी। मंडी से इतनी सारी सब्जियां भी मंगवानी पड़ी। हाँ सरिता, रामाकांत और सोमेश का ढाबा अच्छा चल रहा है तो घर में भी खुशहाली बनी रहेगी। श्यामा ये बात मुस्कुराकर कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर सरिता की बातों से नाराज होती है। इसे तो बस सोमेश और उसके ढाबे की ही पड़ी रहती है, हर वक्त उसी की तारीफ करती रहती है। श्यामा और रामाकांत की एक बेटी थी, इंद्राणी, जो 17 साल की थी। वहीं सोमेश और सरिता की कोई संतान नहीं थी। श्यामा अपना गुस्सा दबाकर सब्जियां छांटती रहती है। तभी उसे प्यास लगती है। वो सब्जियां छांटते छांटते अपनी बेटी इंद्राणी को आवाज लगाती है। इंद्राणी बेटा, मुझे प्यास लगी है, जरा अंदर से मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। कुछ ही देर बाद इंद्राणी पानी का गिलास लेकर आती है। वो अपनी माँ श्यामा को पानी देती है और फिर उनके पास आकर बैठ जाती है। इंद्राणी अपनी माँ के पास बैठी ही होती है कि सरिता उसकी तरफ देखते हुए श्यामा से बात करती है। दीदी, अब इंद्राणी भी 17 साल की हो गई है। हमें उसे थोड़ा बहुत घर का काम सिखाना चाहिए ताकि आगे चलकर उसे कोई परेशानी ना हो। इंद्राणी सरिता की बात सुनकर थोड़ा चिढ़ जाती है। चाची, मैं कोई काम नहीं करती क्या? सुबह से घर के छोटे मोटे काम तो करती ही रहती हूँ। अरे बेटी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस कह रही थी कि थोड़ा और काम सीख लोगी तो अच्छा रहेगा। श्यामा बात को बढ़ता देखकर तुरंत बात टाल देती है। अरे रहने दो सरिता, अभी इंद्राणी को बैठने दो। सब्जियां भी तो बहुत हैं, पहले इन्हें छांट लेते हैं। सरिता चुप हो जाती है और तीनों फिर से सब्जियां छांटने लगती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। घर की रसोई में श्यामा और सरिता रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। दोनों काम करते हुए आपस में बातें कर रही होती हैं। दीदी, आज खाने में क्या क्या बनाएं? सुबह से काम करते करते काफी थकान भी हो गई है। आज दाल चावल और सब्जी बना लेते हैं, साथ में गरम गरम रोटियां भी बना लेंगे। हाँ दीदी, ठीक है, आज सबकी पसंद का खाना बना देते हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए खाना बनाने में लग जाती हैं। थोड़ी ही देर में रसोई से खाने की खुशबू आने लगती है और दोनों का खाना बनाना शुरू हो जाता है। इधर श्यामा और सरिता रसोई में रात का खाना बनाने में व्यस्त थीं। तभी रामाकांत और सोमेश भी ढाबे का काम खत्म करके घर लौट आते हैं। घर में आते ही सोमेश अपनी भतीजी इंद्राणी को आवाज लगाता है। इंद्राणी बेटा, जरा इधर तो आओ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। इंद्राणी आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। जी चाचा, मेरे लिए क्या लाए हैं? सुबह से ही आप कुछ लाने की बात कर रहे थे क्या? सोमेश मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक नया फोन निकालता है। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए नया फोन। तुम कब से फोन लेने की कह रही थी ना? वाह चाचा, सच में आपने मेरे लिए फोन खरीद लिया? ये तो बहुत सुंदर है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप आज ही ले आएंगे। अरे पगली, तुम मेरी इकलौती भतीजी हो। तुम्हारी छोटी सी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इंद्राणी खुशी खुशी फोन लेकर वहां से चली जाती है। रामाकांत मुस्कुराते हुए सोमेश की तरफ देखता है और फिर दोनों रसोई की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद घर के सभी लोग खाना खाने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। श्यामा और सरिता सबको खाना परोसती हैं। सभी लोग खाना शुरू ही करते हैं। सोमेश, तुमने इंद्राणी को अभी से फोन क्यों दे दिया?
उसकी उम्र ही क्या है? इतनी कम उम्र में फोन रहेगा तो कहीं उसकी आदतें ना बिगड़ जाएं और पढ़ाई से भी उसका मन हट सकता है। हाँ सोमेश, सरिता ठीक कह रही है। इंद्राणी अभी पढ़ने की उम्र में है। उसे फोन देने से पहले हमें थोड़ा सोचना चाहिए था। मैं समझता हूं कि तुम दोनों उसकी चिंता कर रहे हो, लेकिन मैं इंद्राणी को अच्छी तरह जानता हूं। वो समझदार लड़की है। फोन मैंने उसकी जरूरत और खुशी के लिए दिया है, उसकी पढ़ाई खराब करने के लिए नहीं। लेकिन सोमेश बच्ची है, आज फोन मिला है तो धीरे धीरे उसका मन उसी में लग सकता है। सरिता की बात सुनकर श्यामा मन ही मन उससे नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि सरिता उसकी बेटी इंद्राणी की खुशी से जलती है। सरिता, तुम्हें इंद्राणी की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर वो मेरी बेटी है, मुझे पता है उसे क्या देना है और क्या नहीं। सरिता श्यामा की बात सुनकर चुप हो जाती है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं, लेकिन श्यामा के मन में कुछ और ही चल रहा था। रामाकांत और श्यामा भी अपने कमरे में बैठे दिन भर की बातें कर रहे होते हैं। मैं सोच रहा हूं अब ढाबे की पूरी जिम्मेदारी सोमेश को दे दूं। आखिर उसने भी मेरे साथ मिलकर इसे खड़ा करने में बहुत मेहनत की है। रामाकांत की बात सुनकर श्यामा सोच में पड़ जाती है। अगर ढाबे की जिम्मेदारी भी सोमेश को मिल गई तो धीरे धीरे सारी संपत्ति उसके हाथ में चली जाएगी। मुझे अभी से कुछ करना होगा। तुम ये क्या सोच रहे हो? सोमेश को सब कुछ देने की क्या जरूरत है? उसकी तो कोई औलाद भी नहीं है, फिर इतनी संपत्ति उसके किस काम आएगी? लेकिन माँ बाबूजी ने तो संपत्ति दोनों भाइयों में बांटी थी। मैं अपने भाई का हक कैसे छीन सकता हूँ? किसे पता उन्होंने क्या बांटा था? तुम्हें सोमेश को यकीन दिलाना होगा कि बाबूजी ने सारी संपत्ति तुम्हारे नाम की थी और उसे सिर्फ पुराना घर दिया था। लेकिन सोमेश मेरी बात पर यकीन करेगा? क्यों नहीं करेगा? तुम उसके बड़े भाई हो। बस एक बार उसे अपनी बात पर यकीन दिला दो, फिर अपनी बेटी इंद्राणी का भविष्य भी सुरक्षित कर लेना। श्यामा की बातें रामाकांत के मन में घर कर गईं। अगली सुबह सोमेश ढाबे पर जाने के लिए तैयार होकर रामाकांत के पास आता है। भैया चलिए ढाबे पर चलते हैं, आज सुबह से ही काफी काम रहेगा। तुम चले जाओ सोमेश, मुझे आज एक जरूरी काम से बाहर जाना है। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया भैया? कल तो आपने कुछ नहीं बताया था। बस अचानक काम पड़ गया है। तुम ढाबे पर जाकर संभाल लेना, मैं काम निपटाकर बाद में आ जाऊंगा। ठीक है भैया, आप अपना काम कराइए, मैं ढाबे पर चला जाता हूँ। इसके बाद सोमेश ढाबे की ओर चला जाता है और रामाकांत अपने काम से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद रामाकांत वकील शिवम कुमार के कार्यालय पहुंचता है और अपने पिता की बांटी हुई पूरी संपत्ति अपने नाम करवाने की बात करता है। वकील साहब, मैं चाहता हूं कि मेरे पिता की पूरी संपत्ति मेरे नाम हो जाए। क्या आप ये काम कर सकते हैं? कानूनी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता। आपके पिता ने संपत्ति दोनों भाइयों में बांटी है, इसलिए सोमेश का हिस्सा आप अपने नाम नहीं करवा सकते। तो फिर कोई रास्ता नहीं है क्या? अगर आप चाहते हैं कि पूरी संपत्ति आपके नाम हो जाए तो एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे 50,000 रुपए देने होंगे। 50,000 रुपए? वकील साहब, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। अगर आपको पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो रहने दीजिए। कानूनी तरीके से तो ये काम वैसे भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं वकील साहब, आप नाराज मत होइए। मैं 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, फिर पैसों का इंतजाम कर लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। रामाकांत वकील शिवम कुमार की बात मान लेता है और 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह वहां से सीधे अपने घर लौट आता है। श्यामा और सरिता अपने काम में लगी हुई थीं। तभी रामाकांत श्यामा से कुछ जरूरी बात करने के लिए कहता है। श्यामा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? ऐसी क्या बात है? रामाकांत सरिता की तरफ देखता है। श्यामा समझ जाती है कि वो उसके सामने बात नहीं करना चाहता। सरिता, जरा पड़ोस वाली चाची के घर से वो सामान ले आओ जो मैंने मंगवाया था। अच्छा दीदी, अभी लेकर आती हूँ। सरिता वहां से चली जाती है। आज मैं वकील शिवम कुमार के पास गया था। मैंने उनसे पूरी संपत्ति अपने नाम करवाने की बात की। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कानूनी तरीके से नहीं हो सकता।
लेकिन अगर मैं 50,000 रुपए दूं, तो वो किसी तरह संपत्ति मेरे नाम करवाने में मदद कर सकते हैं। 50,000 लगेंगे तो लगा दो। अगर बदले में पूरी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी तो ये सौदा बुरा नहीं है। इतना कहकर श्यामा अपने कमरे में जाती है और कुछ देर बाद 50,000 रुपए लेकर वापस आती है। ये लो, पूरे 50,000 रुपए हैं। अब देर मत करना। तुमने इतने पैसे कहाँ से जमा कर रखे थे? रामाकांत पैसे लेकर सीधे वकील शिवम कुमार के कार्यालय पहुंच जाता है और उन्हें 50,000 रुपए दे देता है। लीजिए वकील साहब, पूरे 50,000 रुपए हैं। अब मेरा काम जल्दी करवा दीजिए। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों बाद मेरे पास आना, तब तक मैं आगे की तैयारी कर लूंगा। ठीक है वकील साहब, मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा। रामाकांत वहां से निकलकर सीधे ढाबे पर चला जाता है। भैया, हो गया आपका जरूरी काम? हाँ, बस थोड़ा समय लगेगा, काम अभी पूरा नहीं हुआ। कोई परेशानी तो नहीं हुई भैया? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तुम ढाबे का काम देखो, मैं बाद में सब बता दूंगा। रामाकांत की बात सुनकर सोमेश चुप हो जाता है और दोनों भाई ढाबे के काम में लग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। घर में इंद्राणी बैठकर अपनी किताब पढ़ रही होती है। पढ़ते पढ़ते उसके मन में एक सवाल आता है, तो वो अपनी माँ और चाची से पूछती है। माँ, चाची, अगर किसी संख्या का 25% 50 है तो वो संख्या कितनी होगी? ये तो मुझे नहीं पता बेटा। मुझे भी नहीं पता इंद्राणी, तुम ही बताओ। इसका जवाब 200 है, क्योंकि 200 का 25% 50 होता है। इंद्राणी की बात सुनकर दोनों मुस्कुरा देती हैं। तभी रामाकांत और सोमेश भी ढाबे का काम खत्म करके घर लौट आते हैं। वाह इंद्राणी, तुम तो बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही हो। हाँ चाचा, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इंद्राणी मुस्कुराकर अपनी किताब लेकर वहां से चली जाती है। आप दोनों भी हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। रामाकांत और सोमेश हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। इसके बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद एक सुबह सोमेश ढाबे पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी सरिता उसे नाश्ता करने के लिए कहती है। सोमेश जी, पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर ढाबे पर जाइएगा। नहीं सरिता, पहले भैया को देख लूं। आज भी वो ढाबे पे जाने के लिए नहीं आए। अभी तक नहीं आए? चलिए पहले भैया भाभी के कमरे में जाकर देखते हैं। सोमेश और सरिता दोनों रामाकांत और श्यामा के कमरे की तरफ चले जाते हैं। सोमेश और सरिता दोनों रामाकांत और श्यामा के कमरे में पहुंचते हैं। वहां रामाकांत और श्यामा तैयार होकर खड़े होते हैं। भैया भाभी, आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता तैयार है। तुम दोनों नाश्ता कर लो, मुझे आज थोड़ा जरूरी काम है। मैं ढाबे पर बाद में आऊंगा। भैया, आप आज भी ढाबे पे नहीं चल रहे? आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपको बार बार बाहर जाना पड़ रहा है? हाँ दीदी, अब तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? श्यामा तुरंत बात संभाल लेती है। अरे, तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो? उनका कोई जरूरी काम होगा, तभी तो जा रहे हैं। हाँ, बस जरूरी काम है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रामाकांत की बात सुनकर सोमेश को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। वो बिना नाश्ता किए ही ढाबे के लिए निकल जाता है। अरे सोमेश जी, नाश्ता तो करते जाइए। नहीं सरिता, आज देर हो रही है, मैं ढाबे पर ही कुछ खा लूंगा। इतना कहकर सोमेश ढाबे की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद रामाकांत वकील शिवम कुमार के कार्यालय पहुंच जाता है और उससे संपत्ति के कागज मांगता है। वकील साहब, मेरा काम हो गया है ना? वो कागज मुझे दे दीजिए। हाँ, ये रहे कागज, इन्हें संभाल कर रखिए और किसी के हाथ मत लगने दीजिए। बहुत अच्छा वकील साहब, आपने मेरा काम कर दिया। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। रामाकांत कागज लेकर घर पहुंचता है और उन्हें अपनी पत्नी श्यामा को दे देता है। श्यामा, ये लो, हमारा काम हो गया। अब ये कागज हमारे पास हैं। सच में? अब सोमेश हमारे सामने कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन इन कागजों को संभाल कर रखना। किसी को इनके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम चिंता मत करो,
इन्हें मैं संभाल कर रखूंगी। रामाकांत कागज श्यामा को देकर ढाबे की ओर चला जाता है। श्यामा मन ही मन सोचने लगती है कि अब सोमेश और उसके परिवार को इस घर से कैसे अलग किया जाए। दीदी, आप खाली बैठी हैं तो जरा ये चावल साफ करने में हाथ बटा दीजिए। क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या जो मुझसे चावल साफ करवाना है? अरे दीदी, मैंने तो बस मदद करने को कहा था, आप तो बात का बतंगर बना रही हैं। मदद? घर में जब भी कोई काम होता है तुम्हें बस मेरी ही याद आती है। ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं भी सुबह से काम कर रही हूँ, थोड़ा हाथ बटा देंगी तो काम जल्दी निपट जाएगा। ये रोज रोज का झगड़ा हो गया है, अब इस घर का बंटवारा होकर ही रहेगा। दीदी, मुझसे गलती हो गई, आप नाराज मत होइए, मैं आगे से ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी। अब मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। दीदी, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं सच में आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। सरिता उसे रोकने और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन श्यामा उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में वहां से चली जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। कुछ देर बाद रामाकांत और सोमेश ढाबे का काम खत्म करके घर लौट आते हैं। घर में कदम रखते ही सोमेश अपनी भतीजी इंद्राणी को आवाज लगाता है। इंद्राणी बेटा, कहाँ हो? जरा इधर आना। इंद्राणी आवाज सुनकर बाहर आती है। तभी श्यामा भी वहां पहुंच जाती है। इंद्राणी, आज के बाद इनसे तुम्हारा कोई नाता नहीं है। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आखिर हुआ क्या है? माँ, आप चाचा से इस तरह क्यों बात कर रही हैं? आखिर हुआ क्या है? इंद्राणी, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, बड़ों की बातों के बीच मत पड़ो। इंद्राणी उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। सोमेश की आवाज सुनकर सरिता भी वहां आ जाती है। दीदी, आज सुबह से ही आप कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। आखिर बात क्या है? बात बहुत बड़ी है। हमने संपत्ति के कागज निकलवाए हैं। संपत्ति के कागज? लेकिन उसकी जरूरत क्यों पड़ी? इन कागजों के हिसाब से माँ बाबूजी ने सारी संपत्ति रामाकांत के नाम की थी। तुम्हारे हिस्से में सिर्फ पुराना घर और 5 बीघा जमीन आई थी। भाभी, मैंने तो कभी अपने बड़े भाई से उनका हिस्सा नहीं मांगा, फिर आज अचानक ये सब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब हमें अपना हक पता चल गया है। कागज साफ बता रहे हैं कि ये सारी संपत्ति रामाकांत के नाम है। दीदी, अगर सच में बाबूजी ने ऐसा किया था तो हमें पहले कभी क्यों नहीं बताया? शायद तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा होगा। भैया, आप भी यही मानते हैं कि बाबूजी ने मुझे सिर्फ पुराना घर और 5 बीघा जमीन दी थी? रामाकांत कुछ पल चुप रहता है। सोमेश, कागजों में जो लिखा है वही सच है। अब बार बार पूछकर मुझे कटघरे में खड़ा मत करो। सोमेश की बात सुनकर रामाकांत कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। दीदी, घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। छोटी सी बात के लिए आप ये रिश्ता मत तोड़िए। मैंने फैसला कर लिया है, अब इस घर का बंटवारा होकर रहेगा। श्यामा की जिद के आगे सोमेश और सरिता चुप हो जाते हैं। श्यामा गुस्से में दोनों से घर छोड़ने की बात कहती है। आज की रात यही रुक जाओ, सुबह होते ही तुम दोनों ये घर छोड़ देना। दीदी, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप हमें घर से निकाल रही हैं? इतना कहकर रामाकांत और श्यामा अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। सोमेश और सरिता वहीं बैठे रह जाते हैं। अपने ही घर में वापस अंदर जाने की हिम्मत अब दोनों में नहीं बची थी। दोनों रात भर वहीं बैठे रहे। सुबह होते ही सोमेश और सरिता बिना किसी को बताए चुपचाप अपना सामान उठाकर घर से चले गए। किसी को उनके जाने की खबर तक नहीं हुई। सोमेश जी, एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही। चलो सरिता, अब जो होना था हो गया। शायद हमारे लिए कहीं और नई शुरुआत लिखी है। दोनों के मन में बस यही सवाल था कि अब उनकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। उधर सुबह इंद्राणी पूरे घर में चाची सरिता और चाचा सोमेश को ढूंढती है, लेकिन दोनों कहीं नजर नहीं आते। वो परेशान होकर श्यामा के कमरे की तरफ जाती है। माँ, चाचा चाची कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या आपको पता है वो दोनों कहाँ गए हैं?
मुझे नहीं पता। हर बात में पूछताछ करना बंद करो और अपना काम करो। श्यामा की डांट सुनकर इंद्राणी चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में चाचा चाची के अचानक चले जाने की बात खटकती रहती है। कुछ देर बाद सोमेश और सरिता अपने पुराने घर पहुंच जाते हैं। दोनों कुछ पल घर के बाहर खड़े रहते हैं, फिर चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। घर में चारों तरफ धूल और गंदगी थी। दोनों ने सबसे पहले घर की सफाई करने का फैसला किया। सोमेश जी, घर तो काफी गंदा हो गया है, पहले इसकी सफाई कर लेते हैं। हाँ सरिता, पहले घर को साफ सुथरा कर लेते हैं, फिर आराम से बैठेंगे। दोनों ने मिलकर घर की सफाई शुरू कर दी। सोमेश पूरे घर में झाड़ू लगाने लगा, जबकि सरिता रसोई में पोछा लगाने लगी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद पूरा घर साफ हो जाता है। सफाई खत्म होने पर दोनों कुछ देर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। सोमेश जी, मैं घर से थोड़ा खाना लेकर आई हूँ। अभी हम दोनों वही खाना खा लेते हैं, क्योंकि रसोई में अभी कुछ भी सामान नहीं है। हाँ सरिता, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाजार जाके घर के लिए जरूरी सामान भी ले आएंगे। दोनों ने घर से लाया हुआ खाना खाया और फिर बाजार से जरूरी सामान लाने की तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद सोमेश और सरिता किराने की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दोनों घर की जरूरत का सामान खरीदते हैं और सामान लेकर वापस अपने पुराने घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर सोमेश और सरिता सारा सामान रसोई में रख देते हैं। इसके बाद दोनों थक कर कुछ देर वहीं बैठ जाते हैं। सोमेश जी, आज तो काफी काम हो गया। हाँ सरिता, अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सरिता, अब हमें पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करने होंगे। पता नहीं खेत से इस बार कितनी कमाई होगी। हाँ सोमेश जी, आप सही कह रहे हैं। अभी हमें बेवजह कोई खर्च नहीं करना चाहिए। दोनों कुछ देर तक पैसों और खेत को लेकर बातें करते रहे। देखते ही देखते रात हो गई। रात होते होते दोनों काफी थक जाते हैं और बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। अगली सुबह सोमेश और सरिता खेत साफ करने के लिए पहुंच जाते हैं। कुछ देर काम करने के बाद दोनों देखते हैं कि खेत में काफी घास फूस उगी हुई है। सरिता, देखो खेत में कितनी घास फूस उगाई है। इसे साफ करने में तो कई दिन लग जाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर ट्रैक्टर से जुताई करवा लें तो खेत जल्दी साफ हो जाएगा। ठीक है, फिर देर किस बात की। चलो किसान शंभू के पास चलते हैं, उसके पास ट्रैक्टर है। हाँ चलिए, पहले उससे बात कर लेते हैं। अगर वह तैयार हो गया तो हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। दोनों किसान शंभू के पास ट्रैक्टर के लिए बात करने निकल पड़ते हैं। उधर शंभू अपना ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर जाने ही वाला होता है। तभी सोमेश और सरिता वहां पहुंच जाते हैं। शंभू भाई, जरा रुकिए, हमें आपसे एक जरूरी काम था। हाँ सोमेश भाई, बताइए। हमारे खेत में बहुत घास फूस उगाई है, हमें खेत की जुताई करवानी है। आप कितने पैसे लेंगे? सुमेल भाई, मैं खेत की जुताई के 500 रुपए बीघा लूंगा। 500 रुपए बीघा सुनकर सोमेश और सरिता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें आगे खेत तैयार करने में और भी पैसे खर्च करने थे। सरिता, खर्च तो काफी है, हमें पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करने हैं। हाँ, लेकिन खेत में घास फूस बहुत ज्यादा है। अगर अभी साफ नहीं करवाया तो आगे खेती करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर यही सही। शंभू भाई, आप हमारे खेत की जुताई कर दीजिए। ठीक है सोमेश भाई, आप दोनों खेत पर चलिए, मैं ट्रैक्टर लेकर अभी पहुंचता हूँ। शंभू की बात सुनकर सोमेश और सरिता खेत की ओर लौट जाते हैं। अब उन्हें उम्मीद थी कि ट्रैक्टर से खेत की घास फूस साफ हो जाएगी और वे जल्द ही खेती की तैयारी शुरू कर पाएंगे। कुछ देर बाद शंभू ट्रैक्टर लेकर खेत पर पहुंच जाता है और ट्रैक्टर से पूरे खेत की जुताई कर देता है। जुताई पूरी होने के बाद सोमेश शंभू को उसके पैसे दे देता है। ये लीजिए शंभू भाई, आपकी जुताई के पैसे। ठीक है सुमेश भाई, अब खेत अच्छी तरह तैयार हो गया। पैसे लेकर शंभू वहां से चला जाता है। इसके बाद सोमेश और सरिता खेत में काम करने लगते हैं।
शाम होते होते सोमेश और सरिता खेत में काम करके थक जाते हैं। दोनों थके हुए घर लौटते हैं। सोमेश जी, आज तो बहुत थकान हो गई। चलिए पहले खाना बना लेते हैं। हाँ सरिता, आज भूख भी बहुत लगी है। तुम खाना बनाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। इसके बाद दोनों मिलकर रात का खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। दोनों खाना लेकर बैठते हैं और खेत में कौन सी फसल बोई जाए इस बारे में बात करने लगते हैं। सरिता, अब हमें ऐसी फसल बोनी चाहिए जिसमें खर्च कम हो और अच्छी कमाई हो सके। हाँ, पहले धान या गेहूं बोने के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन इनके बीज भी महंगे हैं और बाकी लागत भी काफी आएगी। हमारे पास पैसे भी ज्यादा नहीं हैं। तो क्यों ना हम गाजर की खेती करें? इसके बीज कम खर्च में आ जाएंगे और खेत की मेहनत भी हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारी बात सही है। इस बार हम खेत में गाजर ही बोते हैं। दोनों ने गाजर की खेती करने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोनों ने खाना खाया और दिन भर की थकान के कारण सो गए। अगली सुबह सोमेश गाजर के बीज और खेत के लिए जरूरी सामान लेने गांव की जनरल स्टोर की दुकान पर पहुंचता है। आइए भाई साहब, बताइए क्या चाहिए? भैया, मुझे गाजर के बीज चाहिए। साथ में खेत में डालने के लिए खाद और दवा भी चाहिए। अच्छा, गाजर की खेती करने वाले हैं? कितने खेत के लिए सामान चाहिए? हाँ, इस बार गाजर बोने की सोच रहे हैं। खेत के हिसाब से जितना जरूरी हो उतना सामान दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको गाजर के बीज और जरूरी सामान दे देता हूँ। दुकानदार ने सोमेश को बीज, खाद और जरूरी दवा दे दी। सोमेश ने पैसे चुकाए और सामान लेकर सीधे खेत की ओर निकल गया। जब सोमेश खेत में पहुंचता है तो सरिता पहले से ही खेत में काम कर रही होती है। सोमेश भी उसके साथ काम में लग जाता है और गाजर के बीज बोने लगता है। काम पूरा करने के बाद दोनों घर की ओर लौटने लगते हैं। रास्ते में उन्हें इंद्राणी दिखाई देती है। इंद्राणी को देखते ही दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अरे इंद्राणी, तुम्हें देखकर तो मन खुश हो गया। कितने दिनों बाद मिल रही हो। चाची, मैं भी आप दोनों को बहुत याद करती थी। तो फिर हमारे साथ घर चलो बेटा, तुम्हारे साथ बैठकर बातें भी करेंगे। चाचा, मन तो मेरा भी बहुत है आपके साथ चलने का, लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगी। ठीक है बेटा, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। जब भी मन करे हमारे पास जरूर आना। इंद्राणी कुछ देर दोनों से बात करती है और फिर चुपचाप वहां से चली जाती है। सोमेश और सरिता उसे जाते हुए देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद सोमेश और सरिता भी दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर दोनों थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर सोमेश अपने पास बचे हुए पैसों का हिसाब देखने लगता है। दोनों बचे हुए पैसों को लेकर चिंतित हो जाते हैं और आगे के खर्चों का हिसाब लगाने लगते हैं। गाजर के बीज बोने के बाद सोमेश और सरिता रोज खेत पर जाते और फसल की देखभाल करते थे। कुछ दिनों बाद एक सुबह जब दोनों खेत पहुंचे तो उन्हें मिट्टी से गाजर के छोटे छोटे पौधे निकलते दिखाई दिए। सोमेश जी देखिए, आखिर हमारे गाजर के पौधे निकल आए। हाँ सरिता, हमारी मेहनत का पहला नतीजा सामने आ गया। अब बस इनकी अच्छी तरह देखभाल करनी है। छोटे छोटे पौधों को देखकर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे और वे पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे। इसी तरह सोमेश और सरिता रोज खेत में मेहनत करते रहे। देखते ही देखते समय बीतता गया और कुछ समय बाद उनके खेत में गाजर की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। सोमेश जी देखिए, हमारी गाजर की फसल तो पूरी तरह तैयार हो गई। हाँ सरिता, हमारी मेहनत आखिर रंग लाई। अब बस इसे बेचकर अच्छी कमाई हो जाए। सोमेश जी, अब हमें गाजर की फसल मंडी ले जाने का इंतजाम करना होगा। इतनी सारी गाजर घर पर रखकर क्या करेंगे? हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें जल्दी से कोई साधन भी देखना होगा ताकि सारी गाजर मंडी तक सही सलामत पहुंच जाए। सोमेश और सरिता मंडी की तैयारी की बात करते हुए गांव की ओर लौटने लगते हैं। तभी सोमेश की भाभी पीछे से खेत पर पहुंच जाती है। तैयार गाजर की फसल देखकर श्यामा मन ही मन जलने लगती है। वाह, इतनी अच्छी फसल! लगता है इनकी तो खूब कमाई होने वाली है। ये देखकर श्यामा और भी चिढ़ जाती है और बिना किसी से कुछ कहे सीधे ढाबे पर चली जाती है। सुनिए जी, आज घर आते समय
मेरे लिए कुछ खरगोश लेते आइएगा। खरगोश? अचानक खरगोशों की क्या जरूरत पड़ गई? बस मन है उन्हें पालने का। आप आते समय जितने मिल जाएं ले आइएगा। ठीक है, अगर मिल गए तो ले आऊंगा। उधर सोमेश और सरिता एक ऑटो वाले के पास जाते हैं और उसे अपनी गाजर मंडी तक ले जाने के लिए मना लेते हैं। दोनों खुशी खुशी घर लौट आते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। उसी समय रामाकांत अपने घर पहुंचता है। उसके हाथ में कई सारे खरगोशों से भरा एक पिंजरा होता है। अरे वाह, आप सच में इतने सारे खरगोश ले आए? हाँ, तुमने कहा था ना कि कई सारे खरगोश चाहिए। रास्ते में मिल गए तो ले आया। श्यामा खरगोशों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें ध्यान से देखने लगती है। रात में ही श्यामा खरगोशों को लेकर सोमेश के खेत की ओर निकल पड़ती है। उसके साथ रामाकांत भी होता है। श्यामा, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? इन खरगोशों को खेत में मत छोड़ो। आप मुझे मत समझाइए, मैं जो कर रही हूँ सोच समझकर ही कर रही हूँ। लेकिन अगर ये खेत में चले गए तो सोमेश की फसल खराब हो जाएगी। आपको हर बात में रोकना जरूरी है क्या? चुपचाप मेरे साथ चलिए। श्यामा ने रामाकांत की बात नहीं मानी और सभी खरगोशों को चुपचाप सोमेश के खेत में छोड़ दिया। इसके बाद वो वहां से चली गई। रामाकांत भी मजबूरी में उसके पीछे चला गया। अगली सुबह सोमेश और सरिता रोज की तरह अपने खेत पर पहुंचते हैं, लेकिन खेत की हालत देखते सोमेश जी, ये क्या हो गया? हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। सरिता, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब हम क्या करेंगे? हमने दिन रात मेहनत की थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। अपनी मेहनत से तैयार की गई फसल को बर्बाद देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। तभी वहां से गुजर रहा एक बूढ़ा आदमी सोमेश और सरिता के पास आ जाता है। खेत की हालत देखकर वो भी हैरान रह जाता है। बेटा, लगता है रात में जंगली खरगोशों ने तुम्हारी सारी फसल खा ली है। लेकिन काका, हमारे खेत में जंगली खरगोश कहाँ से आ गए? हमने तो कभी यहाँ खरगोश नहीं देखे। हाँ काका, अगर खरगोश थे तो हमें पहले कभी क्यों नहीं दिखाई दिए? बेटा, हो सकता है रात के समय कहीं से आ गए हों। जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता। सोमेश और सरिता को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन खेत की हालत देखकर उन्हें आखिरकार उसकी बात माननी पड़ी। सोमेश और सरिता उदास मन से अपने बर्बाद खेत को छोड़कर घर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें श्यामा मिल जाती है। अरे सोमेश, सरिता, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भाभी, हमारी पूरी गाजर की फसल बर्बाद हो गई। लगता है रात में जंगली खरगोशों ने सारी फसल खा ली। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन खेत में खरगोश कहाँ से आ गए? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी। इतनी मेहनत के बाद सब बर्बाद हो गया। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। तुम दोनों हिम्मत रखना। इतना कहकर श्यामा वहां से चली जाती है। सोमेश और सरिता भी उदास मन से अपने घर लौट आते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और दोनों पति पत्नी चुपचाप बैठे बातें कर रहे होते हैं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। कोई है? कृपया मेरी मदद करो। इतनी तेज बारिश में कौन बाहर खड़ा है? चलिए देखते हैं। दोनों दरवाजे के पास जाकर बाहर देखते हैं। तेज बारिश के बीच एक आदमी उनके घर के सामने खड़ा था और बारिश से बचने के लिए जगह मांग रहा था। सोमेश और सरिता बारिश में भीग रहे उस आदमी को अपने घर के अंदर बुला लेते हैं और बैठने के लिए जगह देते हैं। आदमी उनका धन्यवाद करते हुए वहीं बैठ जाता है। अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, आप बैठिए, हम अभी खाना देते हैं। दोनों उसे खाना दे देते हैं। वो चुपचाप खाना खाता है। आप कहाँ से आए हैं और इतनी रात में? बहन जी, अभी बहुत थक गया हूँ। सुबह बात करेंगे, मुझे सोने दीजिए। इतना कहकर वो आदमी सो जाता है और सोमेश सरिता भी आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह वो आदमी जाने से पहले सोमेश और सरिता को अपना परिचय देता है। मेरा नाम सूरज सिंह है। मैं शहर में एक सुपरमार्केट चलाता हूँ।
कल रात आप दोनों ने मेरी मदद की थी, इसलिए अब जब भी आपको किसी सामान की जरूरत हो मेरे सुपरमार्केट से ले जाना। मैं आपसे उसके पैसे नहीं लूंगा। इतना कहकर सूरज सिंह वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद सोमेश और सरिता शहर के सूरज सिंह के सुपरमार्केट जाते हैं। वहां से वे बैंगन के बीज और खेती के लिए जरूरी सामान लेते हैं। इसके बाद दोनों अपने खेत में लौटकर बैंगन के बीज बो देते हैं। कुछ हफ्तों बाद उनके खेत में बैंगन की फसल पूरी तरह तैयार हो गई। हरे भरे पौधों पर बैंगन लगे देखकर सोमेश और सरिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार फसल बेचकर उनकी आर्थिक परेशानी कुछ कम हो जाएगी। उधर पुलिस रामाकांत के ढाबे पर पहुंचती है और बताती है कि ढाबा सरकारी जमीन पर बना है, इसलिए उन्हें ढाबा खाली करना होगा। परेशान रामाकांत घर आकर श्यामा को सारी बात बताता है। श्यामा, लगता है हमने सोमेश के साथ गलत किया था, इसलिए आज हमारे साथ भी गलत हो रहा है। हाँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें सोमेश से माफी मांगनी चाहिए। दोनों तुरंत सोमेश के घर पहुंचते हैं और उससे माफी मांगते हैं। सरिता उन्हें माफ कर देती है। दीदी, इंद्राणी कहाँ है? वो आज आपके साथ नहीं आई? वो अपनी नानी के घर गई है, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगी। चलिए दीदी, मैं आपको ये वाला घर दिखाती हूँ। सरिता ने रामाकांत और श्यामा को माफ कर दिया और कुछ दिन अपने साथ रहने के लिए कहा। दोनों उसकी बात मान गए। अगले दिन चारों साथ में खेत पर पहुंचते हैं। चारों मिलकर खेत से बैंगन तोड़ने लगते हैं।